हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी प्राचीन भारत इतिहास की क्लास 6 बुक का अध्ययन कर रहे हैं। जो न्यू एनसीईआरटी है उसका अध्ययन कर रहे हैं और आज एक नए चैप्टर का अध्ययन करेंगे। चैप्टर का नाम है नए राज्य और साम्राज्य। तो चैप्टर का नाम क्या है आपका? नए राज्य और साम्राज्य। देखिए, इस चैप्टर में हर्षवर्धन और गुप्त शासक समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया है और दक्षिण भारत के राजाओं के बारे में बताया गया है, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय मुख्य है। उन सब के बारे में बताया गया है। तो इस चैप्टर से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित यदि कोई परीक्षा होती है या अन्य परीक्षाओं में यहाँ से इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो इस चैप्टर को आप अच्छे से अध्ययन करें और यहाँ से नॉर्मली आपको परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चर्चा करेंगे कौन कौन से प्रश्न सामान्यतः देखने को मिलते हैं। तो बात करते हैं नए राज्य और नए साम्राज्य और राज्य के बारे में। तो सबसे पहले शुरुआत है इस चैप्टर की प्रशस्ति। प्रशस्ति क्या है? देखिए, प्रशस्ति एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा। देखिए, प्रशस्ति वास्तव में किसी राजा महाराजा के द्वारा किए गए कार्य या उसकी प्रशंसा करने के लिए अभिलेख लिखे जाते थे, जिन्हें क्या नाम दिया गया है? प्रशस्ति नाम दिया गया है। तो ऐसी एक प्रसिद्ध प्रशस्ति है प्रयाग प्रशस्ति। क्या नाम है इसका? प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदा एक लंबा अभिलेख है, जिसमें हमें गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त के बारे में क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। तो प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है? सबसे ज्यादा पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है, प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से संबंधित है प्रयाग प्रशस्ति। इस प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार हैं समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और मंत्री हरिशीण। तो हरिशीण ने प्रयाग प्रशस्ति को लिखा है। किसने लिखा है? हरिशीण ने प्रयाग प्रशस्ति को लिखा है। इसमें समुद्रगुप्त को एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान, एक उत्कृष्ट कवि के रूप में इसकी क्या की गई है? समुद्रगुप्त की प्रशंसा की गई है। और इसी में प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को ईश्वर के बराबर भी बताया गया है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी प्रशस्ति है जिसमें समुद्रगुप्त को ईश्वर के बराबर बताया गया है? तो वह है प्रयाग प्रशस्ति। देखिए, सिक्कों पर समुद्रगुप्त को बीणा बजाते हुए बताया गया है। देखिए, उस समय के जो प्राचीन भारत के जो सिक्के मिले हैं, उन सिक्कों पर समुद्रगुप्त को बीणा बजाते हुए बताया गया है। तो पूछा जाता है कि भाई ऐसा कौन सा शासक था जिसे सिक्कों पर बीणा बजाते हुए बताया गया है? तो वह है समुद्रगुप्त। हरिशीण ने 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किया गया है, जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सामान्यतः परीक्षा में पूछी जाती है। जो मेंस परीक्षा होती है, सिविल सर्विसेज की जो स्टूडेंट अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है कि आर्यवर्त के 9 शासकों को जीतकर समुद्रगुप्त ने उनको अपने राज्य में मिला लिया। आर्यवर्त कौन सा क्षेत्र है? कन्नौज, प्रयाग, पाटलिपुत्र वाला जो क्षेत्र है, कह सकते हो मध्य भारत से और थोड़ा उत्तर भारत वाला जो क्षेत्र है, वह आर्यवर्त क्षेत्र कहलाता था। तो उन शासकों को हर्ष ने अपने राज्य में मिला लिया। दूसरा है दक्षिण पथ के 12 राजाओं ने समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की क्या दी? अनुमति दे दी। तो यहाँ पर ये दिखाई देता है कि उन 12 राजाओं ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली। तीसरे हैं असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उसकी आज्ञा का पालन करते थे और उसके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। तो असम वाले क्षेत्र को इस तरीके से उसने अपने अधीन कर लिया। चौथा है बाहरी इलाके जो कुषाण व शक वंश के थे, इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। तो कुषाण वंश, शक वंश और श्रीलंका के शासक ने अपनी पुत्रियों का जो है विवाह समुद्रगुप्त के साथ किया था। तो वैवाहिक संबंध के माध्यम से उन राज्यों को अपने अधीन कर लिया। तो समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया है कि उसने अपने जीवन का एक भी युद्ध नहीं हारा था, बहुत बड़ा योद्धा था, जैसे भारत का नेपोलियन नाम से भी संज्ञा दी जाती है। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त की वंशावली के बारे में भी बताती है और प्रयाग प्रशस्ति कहती है कि उसकी माँ का नाम था कुमार देवी, जो लिच्छवी गण की थी। इसके पिता का नाम चंद्रगुप्त प्रथम, जो गुप्त वंश के पहले शासक थे। तो गुप्त वंश के पहले शासक कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। तो उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे जो पुस्तक में बताया गया है। तो चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के पहले शासक थे। इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त ने भी पिता की तरह महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। तो परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि समुद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो महाराजाधिराज की उपाधि समुद्रगुप्त ने धारण की थी। अब बात आता है चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा था समुद्रगुप्त और समुद्रगुप्त का बेटा है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का बेटा, इसने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को हराया। तो शकों को हराने वाला जो व्यक्ति है वह कौन है? वह चंद्रगुप्त द्वितीय है। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में विक्रम संवत चलाया, जो
ईसा पूर्व से 58 वर्ष पहले शुरू हुआ है, तो 58 ईसा पूर्व से शुरू हुआ है। तो मान लीजिए हमें विक्रम संवत निकालना है, तो ये जो हमारे ईयर चल रही है इसमें हम 58 जोड़ देंगे, तो हम कौन सा संवत निकाल सकते हैं? विक्रम संवत निकाल सकते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय हासिल करने के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि भी क्या की थी? धारण की थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं वर्धन वंश के बारे में, जिसके प्रमुख राजा हैं हर्षवर्धन। कौन से हैं? हर्षवर्धन वर्धन वंश के प्रमुख राजा हैं। हर्षवर्धन ने 1400 साल पहले शासन किया और हर्ष के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। बाणभट्ट ने संस्कृत में हर्ष की जीवनी लिखी थी, हर्षचरित। देखिए परीक्षा में पूछी जाती है कि हर्षचरित किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने लिखी थी। चीनी यात्री हेन सांग, जिसका नाम पुस्तक में बताया गया स्वेन त्सांग, हर्ष के समय में भारत आया था। चीनी यात्री हेन सांग या स्वेन त्सांग किसके समय भारत आया था? हर्ष के समय भारत आया था। तो यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछा जाता है, नॉर्मली परीक्षा में ये पूछा ही जाता है। तो हेनसांग या स्वेनत्सांग हर्ष के समय भारत आया था। आगे हम बात करें, हर्ष अपने पिता और भाई की मृत्यु हो जाने के बाद थानेसर का राजा बने। तो यानी कि वर्धन वंश की जो राजधानी थी वो कौन थी? थानेसर थी। हर्ष के बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार दिया तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर भी क्या किया? आक्रमण किया। हर्ष ने मगध तथा बंगाल को जीतकर अपने राज्य में क्या किया? मिला लिया। तो हर्ष भी एक महान राजा रहे हैं और एक अच्छे योद्धा थे जिन्होंने मगध को भी जीता और बंगाल को भी जीता। जब हर्ष ने नर्मदा नदी पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय ने उन्हें क्या किया? हरा दिया। ऐसा कहा जाता है कि जब पुलकेशन द्वितीय ने हर्ष को हराया तो उनको एक बहुत गहरा आघात लगा और वह धीरे धीरे इसी आघात में या इसी सोच में वह धीरे धीरे बीमार पड़ते चले गए और अंत में उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। पल्लव, चालुक्य और पुलकेशन द्वितीय की प्रशस्तियां। देखिए इस काल में पल्लव, चालुक्य दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश थे। पल्लव राज और चालुक्य राज के बारे में बात करें तो पल्लव राज की राजधानी थी कांचीपुरम और चालुक्य राज की राजधानी थी ऐहोल। कौन सी थी? ऐहोल। देखिए पल्लव राज्य कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था और चालुक्य राज कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में था। तो चालुक्य राज कहाँ था? कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच था, जिसमें चालुक्य राज की राजधानी ऐहोल प्रमुख व्यापारिक केंद्र व धार्मिक केंद्र भी थी। चालुक्य वंश का प्रमुख शासक है पुलकेशन द्वितीय। कौन है? पुलकेशन द्वितीय। ये सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। इनके दरबारी हैं रवि कीर्ति। कौन है? रवि कीर्ति हैं पुलकेशन द्वितीय के दरबारी। इसके द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है कि पुलकेशन द्वितीय को राज्य अपने चाचा से मिला था। इसने पूर्व व पश्चिम समुद्री तटीय इलाकों पर अभियान चलाए थे और उनको जीतकर अपने राज्य में मिलाया था। इसी रवि कीर्ति की प्रशस्ति से हमें यह पता चलता है कि हर्ष को इसने आगे बढ़ने से रोका। पुलकेशन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिससे कांचीपुरम की दीवार के पीछे उसको शरण लेनी पड़ी थी। इन्हें पल्लव राजा के ऊपर आक्रमण किया और उसे मतलब दीवार के पीछे छिपकर अपनी जान बचानी पड़ी। चालुक्य और पल्लवों के आपस में लड़ने से इनकी शक्ति दुर्बल हो गई। अंततः राष्ट्रकूटों एवं चोल वंशों ने चालुक्य वंश और पल्लव वंश को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पल्लव वंश और चालुक्य वंश को समाप्त करने वाले राजवंश कौन से हैं? तो वह है राष्ट्रकूट और चोल वंश। आगे हम बात करें कि इन राज्यों में प्रशासन कैसा था। देखिए पहले के राजाओं की तरह इन राज्यों के लिए भी भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण था। तो इम्पोर्टेंट बात है कि उस समय भी सबसे यदि महत्वपूर्ण कोई कर था तो वह था भूमि कर। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? गांव थी। कुछ प्रशासकीय पद आनुवंशिक हो गए थे। जैसे आनुवंशिक का मतलब ये होता है कि यदि किसी पद पर कोई व्यक्ति है तो उसका बेटा भी उसी पद पर माना जाएगा, उसको कोई संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। इसका उदाहरण है कि कवि हर्षिण अपने पिता की तरह महादंड नायक और मुख्य न्याय अधिकारी था। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर काम करता था। जैसे हर्षिण महादंड नायक था, कुमारा मात्य था, संधि विग्रहिक था। संधि विग्रहिक यानी संधि युद्ध के समय संधि की बातों पर या शांति पर विचार विमर्श करने वाला जो अधिकारी होता था उसे संधि विग्रहिक कहा जाता था। तो ये तीनों काम करता था हर्षिण। आगे हम बात करें तो स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बोलबाला था। इनमें नगर सृष्टि के मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी हुआ करता था। सार्थवा व्यापारियों के काफिले का नेता था। ये भी पूछा जाता है सार्थवा कौन होता था? व्यापारियों के काफिले का नेता। प्रथम कुलिक मुख्य शिल्पकार और कायस्थ लिपिकों का प्रधान। मोस्ट इंपोर्टेंट है, लिपिकों का प्रधान कौन होता था? कायस्थ होता था।
समय के साथ साथ इनमें कुछ व्यक्ति इतने शक्तिशाली हो जाते थे कि वह स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। तो ये जब सत्ता का केंद्र जब ये व्यक्ति बन जाते थे, तो यह धीरे धीरे क्या स्थापित कर लेते थे, एक स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे समय के साथ। एक नए प्रकार की सेना का उदय होता है। देखिए इसमें कौन सी सेना है, सामंतवादी व्यवस्था की बात की गई है। कैसे? राजाओं के पास सुसंगठित सुसंगठित सेना जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। इनके अलावा कुछ ऐसे सेनानायक थे जो राजा को जरूरत पड़ने पर सैन्य सहायता देते थे। राजा इनको कोई नियमित वेतन नहीं देता था, बदले में कुछ भूमि दान कर देता था जिस पर यह कर वसूलते थे, और घोड़ों व सेना की देखभाल तथा युद्ध हेतु वह उस कर से हथियार जुटाते थे। तो एक नियमित वेतन न देकर वह राजा की मदद करते थे, और जो राजा उनको भूमि दान में देता था उसके टैक्स से वह अपना खर्चा चलाते थे। यही सेना नायक या व्यक्ति सामंत कहलाए। जब शासक दुर्बल होते थे तो यह स्वतंत्र होने की क्या करते थे, कोशिश करते थे, और अपना राज्य भी स्थापित कर लेते थे किसी किसी समय पर। अब बात करते हैं हम दक्षिण भारत में कैसी सभाएं होती थी। देखिए ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन क्या कहलाता था, सभा कहलाता था। इस सभा की उप समितियां होती थी जो सिंचाई, खेतीबाड़ी के काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की क्या करते थे, देखभाल करते थे। और एक इम्पोर्टेंट है और क्या था, ऐसे इलाकों की ग्राम सभा जहां पर भूस्वामी कौन नहीं थे, ब्राह्मण नहीं थे, उस ग्राम सभा को क्या कहा जाता था, और कहा जाता था। तो और किसे कहते हैं कि ऐसे इलाकों की ग्राम सभा जहां पर भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, उस ग्राम सभा को क्या बोला जाता था, और बोला जाता था। आगे हम बात करें, नगरम क्या था, नगरम नगरम व्यापारियों के संगठन को नगरम कहा जाता था। व्यापारियों के संगठन को क्या कहा जाता था, नगरम। इन सभाओं पर धनी व शक्तिशाली भूस्वामियों या व्यापारियों का क्या था, नियंत्रण था। तो कुछ लोग ही इन सभाओं पर क्या रखते थे, नियंत्रण रखते थे। उस जमाने में लोग कैसे रहते थे, देखिए कालिदास के नाटक में विवरण मिलता है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मण संस्कृत बोलते थे और आम लोग प्राकृत बोलते थे। तो देखिए जो उच्च वर्ग के लोग थे वो संस्कृत बोलते थे और आम लोग क्या बोलते थे, प्राकृत बोलते थे। कालिदास का सबसे प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। कौन सा नाटक है, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत नामक राजा कालिदास ने नाटक लिखा था, सबसे प्रसिद्ध नाटक है इसका अभिज्ञान शाकुंतलम। इसमें दुष्यंत नामक राजा और उसकी शकुंतला नामक युवती के साथ प्रेम कहानी के बारे में बताया गया है। इसी नाटक में बताया गया है कि एक गरीब मछुआरे के साथ राजा के कर्मचारियों द्वारा किस तरह से दुर्व्यवहार किया जाता है, तो वह भी इसी नाटक के अंतर्गत वर्णित किया गया है। फाशियन फाशियन क्या कहता है, जैसे फाइयान कहते हैं, अछूतों को शहर के बाहर रहना पड़ता था। जब ये शहर या बाजार में आते थे तो लकड़ी के टुकड़े से चोट करते हुए आगाह करते थे, जिससे कि बाजार में रहने वाले लोग इनसे आगाह हो जाते थे और वो साइड में हो जाते थे, जिससे अछूतों से उनको छूना ना पड़े। बाण भट्ट ने सैन्य अभियान का सजीव चित्रण किया है और कहा है कि सेना इस तरह से चलती थी जैसे पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। तो डूब गई हो, इस तरह से बाण भट्ट ने उस समय के सेना के चलने का, युद्ध के समय जब सेना जाती थी तो उसका सजीव चित्रण किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करें, गुप्त वंश की शुरुआत 1700 साल पहले हुई और हर्षवर्धन का शासनकाल 1400 साल पहले हुआ। तो इस तरह से हमने थोड़े से समय में इस चैप्टर को पढ़ा, और इस चैप्टर से मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो इस चैप्टर को आप एक बार दो बार ज़रूर देख लें, जिससे कि आपको ये चैप्टर याद हो जाए और कोई भी क्वेश्चन आपका ना रहे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इसी के साथ जो भी स्टूडेंट पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।